ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। चलो, फोकस है। पढ़ लिया ना इसको? जिन्होंने नहीं पढ़ा जाते टाइम पढ़ लेना। अब आइए यहाँ पे। सो यस्टरडे वी स्टार्टेड द चैप्टर 13 ऑफ आवर बुकलेट। चैप्टर का नाम तो सुना ही होगा। चैप्टर नेम इज मॉडल्स। ठीक है। अब मॉडल्स का फर्स्ट पार्ट हमने कल कवर किया। और हमने क्या डिसाइड किया था कि हम इसको छोड़ दें, उसको अभी तक ध्यान दें। और कंप्यूटर्स पढ़ना है तो कंप्यूटर का सब्जेक्ट लगता होगा ना तुम्हारे। नहीं लगता तो गर्मियों की छुट्टियों में उसका प्रयोग लो। बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे। और बहुत ही मिनिमल फीस में वो सब सिखा देते हैं। तो उसमें जाके सीख लेना। चलो इधर ध्यान दो अभी। इधर ध्यान दीजिए। तो कल हमने डिसाइड किया था कि हम मॉडल्स को 2 सेशंस में कवर करेंगे। पर अब मैंने प्लान चेंज किया है। अपन मॉडल्स को 3 सेशंस में कवर करेंगे जिस हाँ बता रहा हूँ ना। क्योंकि एक सेशन तो कल हमने कल कवर कर ही दिया। 13 में से 4 मॉडल कल कवर किए। इन और साथ में फॉर्म्स ऑफ मॉडल्स और मॉडल्स का इंट्रोडक्शन भी कल कवर किया है। कौन कौन से थे 4 मॉडल जो हमने कल कवर किए? कैनकोड मेमाइट, है ना। ठीक है। अब बचते कितने? 9। अब बात ये नहीं है कि 9 मॉडल्स एक दिन में नहीं हो सकते, क्या होने में हो सकते हैं। लेकिन आखिरी के जो मार्जिनल मॉडल्स हैं, खास करके नीड और डेयर, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपने जहाँ भी सीखा होगा या थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा ना। और वो उसको डिटेल्ड में एक अलग पार्ट में कम से कम उसको नीड और डेयर को ही 15 से 20 मिनट देने जरूरी है। क्योंकि क्या है, बाकी सारे मॉडल्स में तो यूजेस याद करने हैं। तो जल्दी जल्दी भी करा देंगे बेटा, ये इसका यूज, ये इसका यूज, ये इसका यूज, ये इसका, और फिर अप्लाई करके देखना है। उसमें ऐसा नहीं है कि यूजेस याद करना, उसका तो कोई यूज तो एक ही है। नीड का यूज है जरूरत, डेयर का यूज है हिम्मत। खत्म हो गया यूज तो। लेकिन उसके एप्लीकेबिलिटी जो है ना, उसके जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं, कैसे इंटरोगेटिव में यूज होगा और कैसे किस में यूज होगा, वो थोड़े से टिपिकल हैं, उसको टाइम लगेगा। तो हम कल के सेशन में वो कवर करेंगे, नीड डेयर, और एक आध मॉडल और कर के लिए छोड़ देते हैं। दैट मीन्स हम आज जो मॉडल्स बचते हैं इनको 2 पार्ट्स में अब डिवाइड कर देते हैं। आज अपन 5 मॉडल्स कवर करेंगे। मस्ट, ऑट टू, विल शैल और वुड शुड में से कोई एक शुड ले लेंगे, ठीक है। और बचेंगे क्या फिर बचेंगे वुड। 9 हो जाएंगे ना। 4 और 5 9, 4 बचेंगे। तो बस एक वुड बचेगा। और नीड बचेगा, डेयर बचेगा, और एक यूज टू तो बहुत सरल है, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है। तो कल के लिए हाँ, हैव टू हैज टू जो है मस्ट मॉडल के ही फॉर्म्स होती हैं। मस्ट मॉडल को ही हम हैव टू बोल सकते हैं। मस्ट मॉडल अभी आ रहा है ना। मस्ट मॉडल का मतलब क्या होता है? करना ही है, ऑब्लिगेशन है। तो हैव टू में भी करना ही है। ठीक है, शुरू करें। आज की क्लास पहले से मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। डिस्क्लेमर मतलब वैधानिक चेतावनी दे देता हूँ, थोड़ी सी बोरिंग है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास के जो मॉडल्स हैं, ये जैसे विल शेल लेंगे अभी मस्ट के बाद, तो ये सारी चीज अपन टेंस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको लगेगा वही 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 चीज रिपीट हो रही है। थोड़ी सी बोरिंग होगी, बट हम कोशिश करेंगे थोड़ा एक्साइटिंग बनाने की, सेंटेंस की स्टोरीज बना के। ठीक है। कल की थोड़ी ठीक ठाक थी, आज की थोड़ी, कल की तो बड़ी सुपर एक्साइटिंग क्लास होगी। मॉडल्स की जो कल की क्लास होगी वो सुपर एक्साइटिंग होगी। तो नीडो डेयर सीखने वाले हो आप। और फिर वो नीडो डेयर भी हम बहुत अच्छे से सिखाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास बस झेल लो। ऐसे ऐसा नहीं कि आज की क्लास देके कल गायब हो जाओ, वो मत करना। पहले से बता देता हूँ। ठीक है। आइए, मस्ट मॉडल। अब सुनो, मस्ट मॉडल, हर एक मॉडल के यूजेस तो हैं, लेकिन हर एक मॉडल के कुछ यूजेस ऐसे हैं जिसके लिए वो बना है। तो मस्ट मॉडल का जैसे आप कह रहे थे हैव टू, ये बना ही, मतलब इसकी उत्पत्ति ही इस यूज के लिए हुई कि जब आपको किसी के ऊपर कोई चीज कंपलसरी रूप से थोपनी हो, करना ही है, आपका ऑप्शन नहीं है, आप मना नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं कि मस्ट मॉडल और जगह काम नहीं आएगा, और जगह भी आएगा, लेकिन ये बनाई इस चीज के लिए। तो सबसे पहली इसकी रिक्वायरमेंट या यूज कह सकते हैं ऑब्लिगेशन या कंपल्शन को। ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, कंपल्शन को शो करना। एक सेंटेंस लेते हैं। स्टूडेंट्स मस्ट गेट 60% मार्क्स फॉर ए फर्स्ट इन द एग्जाम। सेंटेंस का मीनिंग डिराइव करो। क्या मीनिंग हुआ इसका? फॉर ए फर्स्ट, फर्स्ट डिवीजन कह लो या फर्स्ट रैंक जो भी है, फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करने के लिए या फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स को मिनिमम 60% मार्क्स तो लाने ही हैं। तो अब ये कंपलसरी बात हो गई। अगर कोई 60 की जगह 59 भी ले आया तो उसको फर्स्ट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि रूल तो रूल है। आप उसमें ह्यूमन इमोशन नहीं जोड़ सकते कि सर 1 ही 2% कम है, दे दो ना, ठीक है ना। ये मस्ट लग दिया, इसमें क्या लिख दिया? मस्ट। अभी हम आगे पढ़ेंगे शुड। मस्ट और शुड में यही डिफरेंस होता है। शुड का मतलब क्या होता है?
क्योंकि साथ में डिफरेंस भले शुड मॉडल आगे आएगा, लेकिन डिफरेंस में अभी थोड़े बहुत बता देता हूँ। शुड मॉडल में क्या है कि उसमें भी आप कोई काम करने के लिए प्रेरित करते हो, मस्ट में भी प्रेरित करते हो, लेकिन शुड में अगले की इच्छा, करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। मस्ट में इच्छा नहीं मायने करती है, मस्ट में तो करना ही है, ये काम होना ही है अगर फर्स्ट डिवीजन चाहिए तो। ठीक है, वेरी इजी। चलो जी। तो कई बार जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, किसी भी बात काम को करने के, मत बजाओ उसको, किसी भी काम को करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो मस्ट मॉडल से बयां किए जाते हैं। ठीक है, ओके। इसका यूज पढ़ लो। नेसेसिटी, कंपल्शन, ऑब्लिगेशन, तीनों का मतलब एक ही है। नेसेसिटी मतलब वो नेसेसरी कंडीशन है, कंपल्शन मतलब कंपल्सरी है, ऑब्लिगेशन मतलब किसी चीज को थोपना, ऑब्लिगेटरी है। ठीक है, आइए। पीपुल मस्ट नॉट पार्क देयर व्हीकल्स हियर मतलब, हम्म नहीं करनी नहीं करेंगे, लोग बाग यहाँ अपनी व्हीकल पार्क नहीं करेंगे। तो जब कोई चीज करने के लिए कंपलसरी रूप से कहा जाए तो उसको तो अपन ने कंपल्शन कह दिया। जब कोई चीज ना करने के लिए कंपलसरी रूप से कहा जाए उसको कहते हैं प्रोहिबिशन। क्या कहते हैं उसको? उसको मना करना। ठीक है ना, जैसे धूम्रपान निषेध है तो वहां पे प्रोहिबिटेड है। तो धूम्रपान निषेध जहां पे भी वर्ड लगा रहेगा वहां पे छुपा हुआ है, मस्ट मॉडल वहां पे छुपा हुआ है। तो ये क्या है, जब आप किसी काम को ना करने की ऑब्लिगेशन डालो उसको क्या कहेंगे? प्रोहिबिशन। वो भी मस्ट मॉडल से शो होगा नेगेटिव फॉर्म में, मस्ट के आगे नॉट लग जाए। ओके, इस यूज को हम कहेंगे प्रोहिबिशन। नोट करते चलना वर्ड्स, है ना। एक आया कंपल्शन, एक नेगेटिव फॉर्म में आया प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन जो होता है बेटा, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलने का तरीका होता है। जैसे पार्क नहीं करना है, नो पार्किंग। देखा है ना आपने? बोलो, नो स्मोकिंग। तो ऐसे वर्ड्स, हाँ, नो स्पीकिंग, ठीक है ना। ऐसे वर्ड्स जहां पर भी लगे हुए हों वहां पे इनडायरेक्टली मस्ट मॉडल छुपा हुआ रहता है। अब आपके जो डिराइव करने वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको छोटे वर्ड से बड़े सेंटेंस डिराइव करना होता है, तो नो पार्किंग, नो स्मोकिंग में से आप हमेशा जो सेंटेंस बनाएंगे वो मस्ट नॉट मॉडल से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? समझ गए? कई लोग बके हुए चीज को विल नॉट से बनाते हो, गलत है। नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, ये शॉर्टकट है, मस्ट नॉट की ये शॉर्टकट है, समझ गए? ओके। तो इसका दूसरी फॉर्म हो जाएगी जैसे नो पार्किंग, नो स्मोकिंग एक्सेट्रा। ठीक है, यही सेम वही प्रोहिबिशन हो रहा है इसमें, लेकिन इसकी लिखने का शॉर्ट तरीका है। ओके, नेक्स्ट। अब ये दो सेंटेंस देखो। ही मस्ट बी अबाउट 40, ही मस्ट हैव रीच्ड दिल्ली बाय नाउ, और तीसरा भी है, नहीं है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अब देखो पॉसिबिलिटी का तीसरा सेंटेंस आ चुका है, तीसरा मॉडल आ चुका है, सॉरी। पहला मॉडल क्या था जो प्रोबेबिलिटी शो करता था? चौथा आ चुका है, इवन माइट से भी प्रोबेबिलिटी थी। हाँ, पहला मॉडल क्या था जो कैन, और कैन तो क्या था? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी थी, और कैन के साथ बी लगता था करीब करीब प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए, कैन बी। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी के लिए जो वर्ड, जो मॉडल बना है वो है मे। जनरली हम प्रोबेबिलिटी जब बताना हो स्ट्रॉन्ग है कैसी है तो हम कौन सा क्या मॉडल यूज करते हैं? मे। माइट मॉडल तो बिल्कुल रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, बिल्कुल ना के बराबर पॉसिबिलिटी, करीब करीब वो काम असंभव है, फिर भी हम कह रहे हैं शायद हो जाए, तो उसके लिए माइट। अब मस्ट इन सब से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करता है, इन सब से ज्यादा। जहां पे बात का बिल्कुल होना तय है, मतलब तय है, मतलब प्रोबेबिलिटी अगर कोई मैथमेटिकल निकाले तो भी वन निकल के आए। ठीक है, जहां अपन सोचे ना कि इस कार्य को करने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और पता है कि वन ही निकल के आएगी, सर्टेन इवेंट है, मैथमेटिकली बात करें, वहां पे इन तीनों मॉडल से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी है ये। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी, ज्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी मस्ट मॉडल नहीं शो कर सकता। अभी आ गया विल मॉडल भी पॉसिबिलिटी शो करेगा, लेकिन अब उसकी क्या डिफरेंस होंगे वो देखेंगे, है ना। तो क्या है, देखो सेंटेंस पढ़ो। ही मस्ट बी अबाउट 40, वो लगभग 40 साल का होगा। तो अब मैं बिल्कुल श्योर हूं कि होगा ही होगा, बिल्कुल लिखवा लो, स्टैंप पे लिखवा लो, ऐसी जब आप फीलिंग शो करते हो कि हाँ लिखवा ले मुझसे, तो आप मस्ट मॉडल यूज करोगे। ठीक है। और वन मोर थिंग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ बाय प्लस एडवर्ब ऑफ प्ले टाइम लगता है, ये हमने टेंस वाले चैप्टर में सीखा था। अभी मैं अगर मस्ट की जगह विल लगा दूं तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस से चेक करो, विल शेल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसके साथ करीब करीब एडवर्ब्स जो लगते हैं वो क्या लगते हैं? बाय, और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये इसका कॉम्बिनेशन है यूज करने का। उस टेंस के अंदर अपन विल शेल की जगह अगर कोई मॉडल तीसरा यूज कर सकते हैं तो वो मस्ट है। कहने का मतलब है बाय प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए ना, बाय प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम,
तो टेंस कौन सा यूज होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और उस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर विल शेल को अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तीसरा मॉडल, तो वो है मस्ट, नो अदर मॉडल। ठीक है, तो थोड़ा रूल्स के साथ याद रखो, थोड़ा याददाश्त के साथ याद रखो, कॉम्बिनेशन बनाओ, तब जाके इससे अपन टैकल कर पाएंगे। फिर एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें मजा आएगा। ठीक है, दोनों के दोनों स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी शो कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो अभी दिल्ली के लिए 5 घंटे पहले निकला था या 6 घंटे पहले निकला था, मुझे पता है बाई कार डेली 5 घंटे ही लगते हैं, और वो 6 घंटे हो चुकी है, तो मैं पक्के से कह रहा हूँ कि हाँ भैया अभी तक तो वो दिल्ली पहुंच ही चुका होगा, लिखवा ले चाहे से, मस्त मॉडल के साथ कर। ठीक है, ओके चलें आगे। आगे ये भी देख लो। कई बार अपन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, अब सर मुझे कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तो ये एक एग्जांपल मैंने इसलिए ऐड किया है, आपको आगे पीछे कोई सेंटेंस दिखाई देगा जो बताएगा कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी कैसी है। द हाउस इज मैग्निफिसेंट, ये भव्य घर है, ये शानदार घर है। द ऑनर मस्ट बी अ मिलेनियर, पक्का इसका जो मालिक है वो लखपति करोड़पति होगा। और वो अपनी अपनी देखो, लोन लेके अपन बनाते हैं तो बिल्कुल हवेली जैसा मकान नहीं बन सकता, रहने जैसा ही बन सकता है, क्योंकि बैंक लोन जो देती है ना, वो केवल नेसेसिटी के लिए देती, लग्जरी के लिए कभी नहीं देती। ठीक है, अब वो आगे पीछे के सेंटेंस है या फिर सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर कर सकती है चीजें, समझ गए ना? किसी ने अगर हवेली बनाई है, देती नहीं है बैंक। एक प्लॉट पे एक ही बैंक लोन दे सकती है, उसकी क्या बोलते हैं उसमें, लीज, लैंडलॉर्ड से। अब बेटा जब आप लोन लोगे ना, जब आप लोन लोगे किसी भी बैंक से, अगर आप प्राइवेट से लो पब्लिक से लो, आपका जो पट्टा जिसको अपन बोलते हैं लीज डीड ऑफ द प्लॉट, उस पे मार्किंग हो जाती है बैंक ऑफ बड़ौदा ने भाई। अब जब तक वो मार्किंग नहीं हटेगी तब तक अगला नहीं दे सकता, अगर अगले ने दे दिया तो वो इंस्टीट्यूट उस इंस्टीट्यूट पे केस कर देगी, भैया मेरा अधिकार है प्लॉट। किसी इनफॉर्मली का तो फिर कोई है ना, वही नहीं है ना, लिखावट ही नहीं है ना, इनफॉर्मली की तो फिर वो डूबा उतना ही, इनफॉर्मल देने वाले का तो पैसा भी उतना ही डूबता है ना, वो एक अलग बात है ना। इनफॉर्मल लोन लेना एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, साहूकारी नहीं दिखाता। साहूकारी क्या दर्शाता है? फॉर्मल तरीके से लोन लेना, बैंक से अपने कागज गिरवी रख के, वो होता है आदमी साहूकार। जो इनफॉर्मल तरीके से लोन ले रहा है वो साहूकार की गिनती में कभी नहीं आएगा, चाहे से 1 करोड़ का ही लोन लेके क्यों नहीं बैठा। और फॉर्मल तरीके से बैंक से आप 10,000 का भी लोन लेके बैठे हो तो आप शाहूकार हो गवर्नमेंट की नजर में। ठीक है, तो उस वो वाले तरीके अपन नहीं यूज करेंगे कि ब्याज पे ले लिया किसी से पैसा। सर अगर कम जैसे 15,000 का लोन लेना उस लोन क्या बोलते हैं? शॉर्ट शॉर्ट टर्म लोन। देखो गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स है, आप काम क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप एग्रीकल्चर, आप फार्मर है, तो 10,000 का लोन भी एक बड़ा लोन माना जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए तो 10,000 भी बहुत है, बीज ही तो लेने होते हैं एक फार्मर को। नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आप एक सैलरीड इंसान है, आपकी 70-80 हजार रुपये महीने की तनख्वाह है, अब आप 10,000 का लोन ले रहे हो, तो वो तो एक तरीके से 80,000 कमाने वाले के लिए 10,000 रुपये का लोन तो एक तरीके से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गई, आज के डे टू डे खर्चे चलाने वाला लोन हो गया। आप क्या काम करते हैं उस पर डिपेंड कर, अभी जैसे नगर पालिका दे रही है 10,000 रुपये का लोन, किसको दे रही है पता है? फेरी वालों को, फेरी वालों को जो फेरी चलाते हैं, तो उनके लिए वो 10,000 रुपये का लोन भी बड़ा लोन है। ठीक है ना, वो किस स्कीम में आ रहा है? अभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में आ रहा है, क्योंकि वो दे किसके रहे हो। अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कोई 80,000 रुपये तनख्वाह कमाने वाला 10,000 रुपये का लोन लेने जाएगा क्या? नहीं लेने जाएगा। अगर वो 10,000 रुपये का लोन लेने जा रहा है तो वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए कर रहा होगा, बैंक उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में ही दे देगी। बैंक देखेगी यार 80,000 कमाता है, सैलरी हमारे खाते में आती है, कहाँ भाग के जाएगा। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन, आप क्या काम करते हो, आपको किस पर्पस के लिए पैसा चाहिए। ओके, चलो अब बैंकिंग फील्ड से हट के इधर आइए। तो हाउस अगर मैग्निफिसेंट है तो पक्का अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि इसका जो ओनर होगा वो क्या होगा? मिलीनियर होगा। मिलीनियर मतलब, वाला जिसके पास मिलियंस बट डॉलर। मिलियन में कितने रुपए होते हैं? 10 लाख। 10 लाख, दैट मीन्स मिलीनियर लखपति होता है। कई बच्चे मिलीनियर को करोड़पति कहते हैं, ऐसा नहीं है, बिलीनियर होता है करोड़पति, है ना। 10 करोड़ बिलियन, 1 बिलियन, और 10 लाख मिलियन, 1 मिलियन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो यूजेस और हैं, हाँ ये देखिए। अरे इधर ध्यान दो बेटा, आपस में बात मत करो। द बेबी इज क्राइंग, शी मस्ट बी हंग्री, बच्चा रो रहा है, शायद वो भूखा होगा, या वो भूखा होगा। शी लिखा हुआ है, वो भूखी होगी, इसलिए वो बच्ची रो रही है। देखो, हमने मैथ्स में हम थ्योरम प्रूव करते हैं,
तो उसमें आपने एक तरीका देखा है हमारे थ्योरम प्रूव करने का, या मैथमेटिकल थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं, हम कुछ रीजंस लिखते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इम्प्लाइज ये ऐसा है। इम्प्लाइज मतलब इस सारी कहानी का निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये है। तो जब अपन सेंटेंस बोल के उसका कंक्लूजन निकाले, तब अपन मस्ट मॉडल यूज करेंगे। जैसे बेबी रो रहा है, तो क्या निष्कर्ष है कि वो भूखा है, ये हमने निष्कर्ष निकाला। अब वो सच, वो निष्कर्ष सही है या गलत है, इस पे टिप्पणी नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है ना। भाई हो सकता है बेबी को लग गई हो सर इसलिए भी तो रो सकता है, बिल्कुल रो सकता है। तो वो सही गलत की टिप्पणी नहीं करनी है हमको, हमको केवल ये देखना है कि हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो मस्ट मॉडल से हम उसका कंक्लूजन निकालेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉजिकल इनफेरेंस। क्या बोलते हैं, लॉजिक से इन्फर करना। इन्फर करना मतलब कंक्लूड करना, रिजल्ट पे पहुंचना, लॉजिक से रिजल्ट पे पहुंचना, तुक्के में नहीं, लॉजिक से। अब ये लॉजिक हो गया, बेबी इज क्राइंग, ये लॉजिक हो गया। रिजल्ट क्या है, ही शी मस्ट बी हंग्री। एक सेंटेंस और ले लो लॉजिकल इन्फेरेंस का, और फिर सबको रिवाइज करते हैं, हो चुका है मस्ट मॉडल। राम ऑलवेज टेक्स ए फर्स्ट, राम हमेशा पहली पोजीशन प्राप्त करता है, ही मस्ट बी इंटेलिजेंट। अब हो सकता है वो टीप के प्राप्त करता हो, लेकिन हम सही गलत की बात नहीं करेंगे ना, हम तो हमारा दृष्टिकोण बताएंगे। इधर ध्यान दो मयंक, ठीक है, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए यार, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, हमेशा ही फर्स्ट आती है उसकी, तो समझ गए। तो ये लॉजिकल इन्फेरेंस हो गया। आ जाओ, यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, कौन कहता है ये सेंटेंस और किसको कहता है ये बताओ। ये तो टीचर देता आप ही कहते हो सर, हमेशा हर दूसरी क्लास में, या फिर पेरेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये होने में तो एक एडवाइस, एडवाइस है ना, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको कठोर परिश्रम करना चाहिए टू पास द एग्जाम, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कठोर परिश्रम करना चाहिए, एडवाइस है। अब एक नॉर्मल एडवाइस और इस एडवाइस में क्या फर्क है, उसके लिए एक स्टोरी समझो। देखो, आपको जैसे टीचर ने कहा कि आपको ये काम करना चाहिए, तो वो तो होती है एडवाइस, सलाह देता है आपको टीचर। लेकिन कई बार आपके पापा आपको सलाह देते होंगे, या पेरेंट्स, या घर में जो भी एक स्ट्रिक्ट आदमी हमेशा एक घर में होता है, कईयों के केस में मम्मी होती है, कईयों के केस में पापा होते हैं, कईयों केस में ग्रैंडफादर भी होते हैं, चाचा जी भी होते हैं ना। जैसे आपके केस में मान लो चाचा जी है ना, तो वो आपको एडवाइस देते हैं। तो एडवाइस तो एक तरीके से ऐसी चीज होती है, आप मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। लेकिन एक एडवाइस ऐसी होती है जो बोलते टाइम तो एडवाइस ही रहती है, लेकिन इनडायरेक्टली होता है कि करना ही है तेरे को, तेरे पास ऑप्शन नहीं है कि तू ना कर। उसको कहते हैं इम्फेटिक एडवाइस। क्या कहते हैं, इम्फेसिस। इम्फेसिस का मतलब क्या होता है, जोर लगाना, जोर लगाने वाली एडवाइस, एक ऐसी सलाह जिसमें आपको जोर दिया जा रहा है कि भैया है तो ये एडवाइस ही है ना, लेकिन तेरे को करनी ही पड़ेगी। अब पापा कई बार लेक्चर देते होंगे ना, ऐसे कहते होंगे मेरे को क्या है, तेरी लाइफ है, तू बना ले, तेरी इच्छा है, कर तो ठीक, नहीं कर तो ठीक। 2 मिनट बाद कहेंगे बेटा करना ही है तो पापा पहले तो ऑप्शन दे रहे थे, और 2 मिनट बाद कह रहे हो कि करना ही है, डिसाइड कर लो कि करना ही है या मेरे पास ऑप्शन है या नहीं। तो कहने के लिए ऑप्शन है, लेकिन इनडायरेक्टली नहीं है। उस एडवाइस को क्या कहते हैं अपन, एम्फेटिक एडवाइस। जनरली पापा जी देते हैं घर में ऐसी एडवाइस, ठीक है। सो इसको एम्फेटिक एडवाइस को अपन इसमें लिखेंगे, मस्ट मॉडल से शो करेंगे, ठीक है। यू मस्ट ओबे द लॉज ऑफ द लैंड, जब आप किसी की ड्यूटी बताओ, जब आप किसी की ड्यूटी कर्तव्य बताओ, तो कर्तव्य हम हमेशा मस्ट मॉडल से बताएंगे। कर्तव्य और सलाह में डिफरेंस है, सलाह अगेन वो होती है कि जो आप करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, और ड्यूटी क्या होती है, आपका कर्तव्य है जो करने ही चाहिए, है ना। ठीक है, तो यू मस्ट ओबे द लॉज ऑफ द लैंड, ये हमारी ड्यूटी हो गई, ड्यूटी भी हम मस्ट मॉडल से शो करेंगे। और यहाँ पे हमारा खत्म होता है। चलो रिवाइज करो, मस्ट मॉडल में क्या क्या है। सबसे पहले तो कंपल्शन या ऑब्लिगेशन है ना, नेसेसिटी। प्रोबेबिलिटी तो एक, हाँ, पॉसिबिलिटी तो अलग है ना, वो तो तीसरे चौथे नंबर पे है ना। सबसे पहले मस्ट मॉडल किसके लिए बना, कंपल्शन शो करने के लिए बना, कंपलसरी बात को शो करने के लिए। और कंपलसरी बात नेगेटिव फॉर्म में हो तो उसको प्रोहिबिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो सबसे पहला मस्ट मॉडल का यूज है कंपल्शन एंड प्रोहिबिशन, कंपल्शन एंड, उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, उसके बाद लॉजिकल इन्फेरेंस भी सीखा हमने, लॉजिक के बिहान पे कोई कंक्लूजन निकाला जाए। उसके बाद फिर एडवाइस, जो कि जिसमें ऑप्शन ना हो मना करने का, लॉफुल एम्फेटिक एडवाइस। और फिर ड्यूटी, ड्यूटी मतलब वही कर्तव्य निभाना। और क्या रह गया बताओ, और क्या क्या हो गया ना, क्या हो गया, यही हो गया मस्ट मॉडल के बाद। अब अगले 2 मॉडल्स जो आपको सबसे बोरिंग लगने वाले हैं वो है विल और शेल। पर दुख का कारण यह है कि यही दोनों की एरर्स आती हैं, और यही दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, ठीक है। तो ध्यान दे लो भैया यहाँ पे। अब ये विल और शेल में, अच्छा ऑट टू देख लो पहले फटाफट। ऑट टू जो है मस्ट मॉडल का सिनोनिम है, बस।
और कुछ नहीं याद रखना अपने को, सिनोनिम। और कुछ भी याद नहीं रखना इसके बारे में। और टू मस्ट मॉडल का सिनोनिम है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, जहां पे वो यूज हो सकता है वहां पे ये भी यूज हो सकता है। अभी तक हमने जितने भी यूज पढ़े ना मस्ट मॉडल के, अभी चारों पांचों, उन सब में ऑट टू लगा देंगे सर। पे डिसाइड कैसे करेंगे, डिसाइड ऐसे करेंगे, वो जब भरवाएगा हमसे तो मॉडल के आगे वो टू प्रीपोजिशन लिख देता है तब तो ऑट भरना है, नहीं लिखता है तो फिर मस्ट भरना है। कहने का मतलब, हाँ, ऑर्डर में। ऑट टू मतलब कंपल्शन। अब कंपल्शन को आप ऑर्डर के सेंस में भी ले सकते हो। कंपल्सन, कोई कंपलसरी चीज करोगे तो वो ऑर्डर के तरीके से भी बोली जा सकती है ना। ठीक है, कुल मिला के मस्ट मॉडल के जितने भी यूजेस भरे उसमें अभी इस समय आप मस्ट हटा के ऑट टू भर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, मस्ट और ऑट टू की लड़ाई नहीं होती कभी। लड़ाई नहीं होती क्योंकि मस्ट और ऑट टू तो सिनोनिम है। यानी कि आपको ऑप्शन देगा तो या तो मस्ट देगा या फिर ऑट टू देगा। क्या, दोनों दे दिए तो फिर वो टू भर देता है। अभी आएगा ना एक्सरसाइज अपन करेंगे, वो उसमें ब्लैंक के बाद टू प्रीपोजिशन भर देगा तो वहां से इंट मिलेगा, यहाँ तो ऑट ही आएगा क्योंकि मस्ट टू तो होता नहीं है ना, ऑट टू ही होता है। ठीक है, तो दो तीन सेंटेंस देख लो वही मस्ट मॉडल के सिनोनिम वाले। जैसे कि, जैसे कि शी ought टू पास दिस एग्जाम। बताओ क्या शो हो रहा है यहाँ से, ये मस्ट पास देन। शी मस्ट पास दिस एग्जाम, मतलब आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि वो तो इस एग्जाम को पास कर ही देनी चाहिए, उसकी तैयारी इस बार अच्छी थी। ठीक है, दे ऑट टू बी हेयर बाय नाउ, अभी अभी बताया था ना बाय नाउ। बाय नाउ के साथ हम मस्ट मॉडल लगाते हैं, तो मस्ट मॉडल की जगह हम ऑट टू भी लगाते हैं। ओके, रिप्लेस कर रहा है उसको, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अगेन। ठीक है, एक और देख लो, वी ऑट टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। अभी अभी मैंने क्या बताया, ड्यूटी बताना या एम्फेटिक एडवाइस देना कि अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसमें हम मस्ट मॉडल लगा रहे थे अभी अभी, अभी अपन ऑट टू लगा रहे हैं। ठीक है, काफी है, अब आ जाओ विल शैल पे। तो कुछ कुछ मॉडल्स तो ऐसे हैं, वी ऑट टू सर्व अवर कंट्री, ड्यूटी आ गई, हमको अपने देश की सेवा करनी चाहिए, लॉफुल ड्यूटी हो गई। तो हम मस्ट से भी बता सकते हैं इसको और हम इसको ऑट टू से भी बता सकते हैं। आ जाइए, अब आ जाइए विल और शेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, है ना। नीड और डेयर के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो यही है। अब विल और शेल के बारे में बात करते हैं बेटा। तो विल और शेल फ्यूचर टेंस में आया था, आया था। वहां पर विल और शेल की डिफरेंस के बारे में स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था, वो सब डिफरेंस है। तो पहली शीट में, अब इधर देखो, पहली शीट में हम विल और शेल को टेंस के नजरिए से देखेंगे, वही टेंस का रिवीजन करेंगे। दूसरी शीट में हम शेल के खुद के इंडिपेंडेंट यूजेस देखेंगे जिसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तीसरी शीट में अपन विल के इंडिपेंडेंट यूजेस देखेंगे जिसका टेंस से कोई लेना देना नहीं। पहली शीट में तो विल और शेल को जस्ट टेंस के नजरिए से देखेंगे। तो टेंस क्या कहता है कि विल और शेल का सिलेक्शन जब करना हो आपको, तो शेल के साथ तो आई और वी के साथ तो आप शेल भरो और बचे हुए के साथ आप विल भरो। कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, बोलो। अरे सबके साथ सब यूज कर सकते हैं, रुक तो जा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है, और ही शी इट दे, और कोई भी नाम लिखा हुआ है तो वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी के प्रोनाउन होते हैं। तो कहने का मतलब है कि सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए विल और फर्स्ट पर्सन के लिए शैल, ये तो टेंस भाई साहब कहते थे और ये ट्रेडिशनल ग्रामर कहती थी, और कई सालों तक यही रूल्स फॉलो हुए। फिर मॉडर्न ग्रामर आई, फिर मॉडर्न ग्रामर आई। मॉडर्न ग्रामर ने क्या कहा कि जब आप टेंस का इस्तेमाल कर रहे हो तब तो आप इस रूल्स को फॉलो करो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, पर विल और शेल मॉडल्स भी तो हैं। और मॉडल्स कभी भी भेदभाव नहीं करते कि मैं तो इसके साथ ही आऊं। जैसे मस्ट मॉडल कभी मना करेगा मैं ही के साथ आऊंगा आई के साथ नहीं आऊंगा, मैं यू के साथ आऊंगा किसी नाम के साथ नहीं आऊंगा। तो फिर ये क्यों कर रहे हैं भेदभाव। तो मॉडर्न ग्रामर क्या कहेगी कि आप किसी के साथ भी कुछ भी यूज कर सकते हो, पर जब आप करेक्ट कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तब फ्यूचर टेंस यूज हो रहा है। जब आप उल्टा कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, जैसे शेल के साथ ये सीरीज और विल के साथ वो सीरीज यूज कर रहे हैं, तब ये एज ए मॉडल्स यूज हो रहे हैं, तब ये एज ए। और केवल कोई वर्ब को यूज करना और मॉडल्स को यूज करने का डिफरेंस पहली क्लास में कल बताया था, पहली लाइन में ही बताया था कि केवल फ्यूचर एक्शन बताना या कोई भी एक्शन फैक्ट बताना तो होता है टेंस का यूज करना, और इमोशंस के साथ कुछ भाव के साथ यूज करना होता है मॉडल्स का यूज करना। कहने का इसका मतलब क्या रिजल्ट निकला कि अगर अपन ने कॉम्बिनेशन सीधा रखा तो फैक्ट बता रहे हो, और अगर अपन ने कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया तो फैक्ट के साथ साथ कुछ ना कुछ भाव भी जुड़ा हुआ है। वो भाव कैसा कैसा हो सकता है उनको अपने को इसमें देखना है।
और सेंटेंस करीब करीब हमने टेंस में भी, चैप्टर में भी उसको डिस्कस किया था। शुरू करें। तो पहले तो अपन करेक्ट कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, शेल के साथ आईवी और विल के साथ यू ही शी इट दे या फिर कोई भी नाउन। जैसे कि सेंटेंस है आई शैल डू इट टुमारो, मैं इस कार्य को कल करूंगा। तो आई के साथ शेल यूज कर रहे हैं, तो करेक्ट कॉम्बिनेशन है या उल्टा कॉम्बिनेशन है? करेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे मॉडल की तरह यूज नहीं हो रहा, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का एक सेंटेंस हो गया। सिंपल फ्यूचर टेंस में आप केवल एक फ्यूचर एक्शन बताते हो। तो अगर आपने आई और वी के साथ शेल रखा और बाकियों के साथ विल रखा, तो आप केवल एक फ्यूचर एक्शन बता रहे हो। खड़े हो जाओ दोनों, स्टैंड अप। हाँ तुम दोनों खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, ठीक है, खड़े रहो। देखो उधर, आई और वी के साथ शेल, ही यू ही शी इट दे के साथ विल। जब करेक्ट कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है तो इसका मतलब है केवल और केवल एक फ्यूचर एक्शन बताया जा रहा है। ठीक है, आई शेल डू इट टुमारो, आई विल डू इट टुमारो। देखो भैया, यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे उल्टा कॉम्बिनेशन है, दोनों में डिफरेंस बताओ। नीचे वाला धमकी दे रहा है। नीचे वाला धमकी दे रहा है, मैं ये काम को कल करूंगा, इसमें धमकी क्या है? धमकी में कुछ ऐसा होता है, अभी आएगा धमकी वाला सेंटेंस में। धमकी में आप सामने वाले से संबंधित कुछ बात कहेंगे ना, खुद से संबंधित कोई बात कह रहे हो तो उसमें सामने वाले को क्या धमकी हुई? हाँ, ये है डिटर्मिनेशन। क्या है ये? जब आप दृढ़ संकल्प होके कोई बात कहो कि मैं तो ये कार्य कल करूंगा ही करूंगा, कोई रोक के दिखा दे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। तो आई शैल डू इट टुमारो में केवल फ्यूचर एक्शन है, आई विल डू इट टुमारो में फ्यूचर एक्शन के साथ में डिटर्मिनेशन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ठीक है, ये सिंपली ए फ्यूचर एक्शन, इट इज सिंपली ए फ्यूचर एक्शन, नथिंग एल्स। एंड इट इज फ्यूचर प्लस प्रॉमिस कह दो, डिटर्मिनेशन। प्रॉमिस मतलब मैं अपने आप से वादा कर रहा हूं कि मैं ये कार्य कल करके ही रहूंगा। ठीक है, अब ये तो हो गया करेक्ट कॉम्बिनेशन, दिस इज यूज्ड एज करेक्ट कॉम्बिनेशन, दिस इज यूज्ड एज उल्टा कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? अब उल्टे कॉम्बिनेशन के बाकी सेंटेंस देखो। आई विल गो टू द सिनेमा, कुछ भी हो जाए आज मैं सिनेमा जाके रहूंगा, वही फ्यूचर डिटर्मिनेशन है, क्योंकि आई के साथ मैंने विल लगा दिया। अगर मैं शैल लगाता तो मैं केवल मेरे फ्यूचर एक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि मैं आज सिनेमा जाऊंगा। इसमें कोई भाव नहीं छुपा हुआ, बस एक फैक्ट बता रहा हूँ कि आज मेरा सिनेमा जाने का प्लान है। लेकिन मैंने विल लगा दिया ना, इसका मतलब अब तू मेरे को मना करेगा तो भी जाऊंगा। ठीक है ना? अब वो इर्द गिर्द के सेंटेंस डिसाइड करेंगे कि आप फ्यूचर प्लान बता रहे हो या डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस बता रहे हो। ओके, नेक्स्ट। आई विल डिसमिस यू, ये आ गई धमकी। आई विल डिसमिस यू इफ यू डोंट ओबे माई ऑर्डर्स, अगर आप मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे तो मैं आपको बर्खास्त, डिसमिस का मतलब होता है बर्खास्त करना या सर्विसेज से बर्खास्त कर देना, नौकरी से निकाल देना। तो अगर मैं केवल लिखता इफ यू डोंट ओबे माई ऑर्डर्स, तो मैं आई के साथ शेल भी लगा सकता था, मेरा फ्यूचर प्लान है कि अब आपकी जरूरत नहीं है मुझे, मैं आपको निकालने वाला हूं। लेकिन आपने ये धमकी ऐड कर दी ना, तो अब फ्यूचर के साथ भाव जुड़ गया। तो अब आप आई के साथ शेल ना लगा के उल्टा कॉम्बिनेशन यूज करोगे, आई के साथ विल लगाओगे, तो फ्यूचर प्लस थ्रेट हो गया। ये क्या हो गया? फ्यूचर प्लस थ्रेट, थ्रेट यानी वही धमकी। ठीक है, आई वॉन्ट डू इट, अब आप कोई किसी कार्य को करने के लिए भी डिटरमाइन हो सकते हो और किसी कार्य को ना करने के लिए भी तो डिटरमाइन हो सकते हो। जैसे मैं कहूं आई विल डू इट, तो ये मैं आई विल डू इट मैं करके ही मानूंगा। आई विल नॉट डू इट, मैं किसी भी कंडीशन में नहीं करूंगा। तो अब आप फ्यूचर काम करने के लिए डिटरमाइन नहीं हो, काम नहीं करने के लिए डिटरमाइन। आप डिटरमाइन तो हो लेकिन किसी एक्शन को ना करने के लिए डिटरमाइन। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको कहा कि यार मेरा होमवर्क कर दे, नहीं तो मैं तेरी कंप्लेन कर दूंगा। उसका कोई राज है आपके पास, है ना? अब वो कह, एक दो बार तो उसने आपको ब्लैकमेल करके अपना होमवर्क करवा लिया। अब आप दृढ़ संकल्पी हो गए, तेरे को जो करना है कर ले, मैं तो तेरा होमवर्क नहीं करूंगा। तो आई वॉन्ट डू इट, समझ गए? तो क्या कौन सा भाव है इसमें? फ्यूचर प्लस रिफ्यूसल। रिफ्यूसल, आप मना कर रहे हो किसी को, किसी चीज को ना करने के लिए मना कर। नेक्स्ट। अब देखो, अब जब विल के साथ उल्टा कॉम्बिनेशन यूज हो गया तो अब शेल के साथ उल्टा कॉम्बिनेशन देखो। ये तो विल के साथ उल्टा कॉम्बिनेशन था, विल के साथ आई, विल के साथ आई। अब शेल के साथ उल्टा कॉम्बिनेशन देखो, जैसे यू के साथ शेल के साथ यू आता है, या यूं कहूं यू के साथ शेल आता है, अब यू के साथ क्या आ गया? विल आ गया। यू के साथ विल आता है, यू के साथ क्या आ गया? शेल आ गया, है ना? यू शेल गेट ए न्यू बाईसाइकिल। ठीक है, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फादर अपने बच्चे को कुछ टाइम से गोली दे रहा है,
गोली दे रहा है मतलब हाँ दिला देंगे साइकिल। गोली देना समझते हो ना, जैसे अपने पेरेंट्स देते हैं, लगभग देते ही होंगे, मतलब कि मम्मी ये प्लीज ये नई चीजें दिला दो ना। हाँ दिलाएंगे ना, दिलाएंगे, कल चलेंगे। फिर कल, अरे यार गेस्ट आ गए, परसों चलेंगे। फिर ऐसे कर करके गोली दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे कोई फादर अपने बच्चे को बहुत दिनों से टरका रहा है ना, टरका रहा है, टरका रहा है, ठीक है भाई, तो कुछ समय और निकल जाए। ठीक है, अब फिर बच्चा हो गया नाराज, खाना वाना खाना छोड़ दिया उसने, कमरे में बंद हो गया भाई, है ना। तो पापा जी आए, बोले कि आज आपको नई बाइसाइकिल मिलेगी, मिलेगी। तो फ्यूचर के साथ प्रॉमिस हो गया, ये भी एक वादा हो गया कि पक्का आप, मैं वादा करता हूं आपको। तो इसमें वापस वही कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा, यू के साथ विल नहीं आएगा, यू के साथ अगर विल लगा दूं तो एक ये फ्यूचर एक्शन है कि हाँ आज आपको मिलेगी, इसमें कोई भाव नहीं छुपा हुआ। लेकिन शेल लगा दूं तो भाव भी छुपा हुआ है। ठीक है, वही फ्यूचर प्लस प्रॉमिस। ठीक है, ही शैल गो देयर, वो वहां जाएगा। तो अगर मैं कह दूं ही विल गो देयर, तब मैं एक्शन बता रहा हूं भाई वो वहां जाएगा। लेकिन ही शैल गो देयर में मैं क्या कह रहा हूं, मेरे अंदर एक ऑर्डर वाला भाव है कि मेरा हुक्म है कि वही वहां जाएगा और कोई वहां नहीं जाएगा, और वो और कोई काम नहीं करेगा, वो वहां जाने का ही काम करेगा। ठीक है ना, क्लियर है। सिचुएशन डिसाइड करेगी इर्द गिर्द की, समझ गए। एक सिचुएशन और चलो मैं बना के बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू टू आर वर्किंग इन ए कंपनी एंड आई एम द बॉस। ठीक है, यस सर। ओके। अब मैंने कहा चर्चित, आपको कल कलकत्ता के लिए निकलना है पहली फ्लाइट से, और वहां पे फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए हैं, उनके साथ मीटिंग करनी है। आपने कहा यस सर। आप गए अपने कैबिन में, मयंक बैठा था वहां पे। मयंक पूछा कैसा मुंह तेरा उदास हो रहा है मुंह। कहता है कि यार वो बॉस है ना, उसने मेरे को कल का प्लान बता दिया, वहां जाना है, और कल तो मेरा कजिन आने वाला था बैंगलोर से, मेरा तो प्लान था, मेरी छुट्टी खराब कर दी, कल संडे था, मेरे को वहां भेज रहा है बॉस, तो इसलिए मैं उदास हूँ। तो मयंक कहता है कि कोई बात नहीं यार, ऐसा ऐसी बात है, अपन तो अपना काम शेयर करते ही है ना, तू तेरे कजन के साथ इस बार एंजॉय कर, मैं तेरा काम करे आता हूँ, बॉस को क्या ही पता चलेगा, और अगली बार कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो तू मेरी हेल्प कर देना। ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई। हो गई तो ठीक है। और मयंक ने ऐसा सोचा कि बॉस को भी क्या ही फर्क पड़ेगा, बॉस तो बस काम करने के लिए, उसको तो काम निकलवाना है, मैं करूँ या वो करे। तो मयंक ने भी ज्यादा सीरियस नहीं लिया, इसने भी, इसको तो मजा ही आ गया। ठीक है, मैं जा आता हूँ। अब भाई साहब मयंक तैयारी कर रहा है, अपने कैबिन में से फाइल्स निकाल रहा है, कर रहा है, वो कर रहा है, रात के 8 बज गए। मैं, बॉस जो है सबसे लास्ट में जाता है ऑफिस छोड़ के, अब वो जा रहा है, तो मयंक आप क्यों रुके हुए हो आज। कि सर वो मैं कलकत्ता के लिए निकल रहा था, तो मैं फाइल्स वगैरह। आप क्यों जा रहे हो। सर वो चर्चित से मेरी बात हो गई थी, और है ना उसको कुछ काम है। बॉस को आ गया गुस्सा। ए हु हु आर यू टू डिसाइड कि कौन जाएगा। आप दोनों कौन होते हो डिसाइड करने वाले। जब मैंने कहा था वो जाएगा तो वही जाएगा। तो मैंने एक सेंटेंस बोला, ही शैल गो देयर, ही शैल गो देयर, यू शैल नॉट गो देयर, ही शैल गो देयर, वही जाएगा, ये मेरा ऑर्डर है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तब जाके मॉडल्स का करेक्ट यूसेज हो सकता है। इर्द गिर्द के सेंटेंस से डिसाइड कर सकते हैं कि शैल आएगा या विल आएगा। केवल अगर इसी सेंटेंस में ब्लैंक छोड़ दूं तो विल भी आ सकता है, शैल भी आ सकता है, मस्ट भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी भी है, माइट भी आ सकता है, रिमोट पॉसिबिलिटी भी है। समझ गए, क्लियर है। ठीक है, तो इसमें अपन कह सकते हैं फ्यूचर ऑर्डर है ना, मरवा दिया उसने। ही शैंट एंटर द रूम, आप किसी को मना करो, वही रिफ्यूजल, जैसे इसमें रिफ्यूज कर रहे थे किसी काम को करने के लिए, इसमें भी आप ऑर्डर देते हुए, ऑर्डर भी नेगेटिव फॉर्म में हो। भाई शैंट, अच्छा शैंट का मतलब तो समझ में आ गया। शैल नॉट। वांट का मतलब विल प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म, या क्वेश्चन टैग में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में। विल प्लस नॉट वांट होता है, और शैल प्लस नॉट शांट होता है। ठीक है, शैंट। ओके, नेक्स्ट। तो शैल और विल के टेंस रिलेटेड या मिक्स वाले एरर्स यहाँ पे हो जाते हैं खत्म। अब इंडिविजुअल, अब शैल मॉडल की अपनी भी कुछ औकात है ना, और विल मॉडल की भी अपनी कुछ औकात, यानी उसके अपने इंडिपेंडेंट एज ए मॉडल भी कुछ यूजेस हैं। उसको उठाएं। सबसे पहले शैल, तो शैल मॉडल के दो यूजेस हैं इंडिपेंडेंटली। उस वो यूजेस शैल मॉडल ही शो कर सकता है, और फिर विल मॉडल के भी कुछ हैं, वो यूजेस विल मॉडल ही शो कर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो शैल मॉडल का पहला यूज है, सेंटेंस देखो आप। शैल आई कैरी द बैग फॉर यू, मतलब क्या मैं तुम्हारा बैग उठा दूं। परमिशन मांग रहे हो आप उसकी, मैं तुम्हारा बैग उठा दूं, आप उसकी हेल्प, इसको कहेंगे हम ऑफर ऑफ हेल्प। क्या कहेंगे हम इसको। आप किसी को हेल्प करने का ऑफर कर रहे हो कि मैं आपकी ये हेल्प कर दूं क्या। ओके, जब आप इस तरीके का सेंटेंस कहेंगे जिसमें ऑफर ऑफ हेल्प शो हो रहा हो, तो उसमें दो तीन बातें हैं। सबसे पहले वो सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में होना चाहिए। दूसरे, शेल मॉडल का इस्तेमाल होना चाहिए। तीसरा,
उसमें शेल मॉडल के साथ जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है, जैसे आई यूज हो रहा है, वो सब्जेक्ट यू को छोड़ के कुछ भी तीस और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो सकता है। क्योंकि मैं ऑफर अगर कर रहा हूं तो मैं उसी से थोड़ा ना काम करवाऊंगा, यू से थोड़ा ना काम करवाऊंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आ सकता है आई और वी, थर्ड पर्सन आ सकता है ही शी इट दे, या कोई नाम आ सकता है, बट इसमें यू नहीं आ सकता। इन शॉर्ट में आपको बात कहूं तो बात यह है कि शेल मॉडल देखो इधर के साथ, शेल मॉडल के साथ फर्स्ट पर्सन नहीं सेकंड नहीं आ सकता, थर्ड पर्सन का कोई सब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क आ जाए, ये पूरा पैकेज ऑफर ऑफ हेल्प को दर्शाता है। ये पूरा पैकेज किसको दर्शाता है? ऑफर ऑफ हेल्प। एक आध सेंटेंस और ले लें, ठीक है। देखो क्या है, पढ़ो। यदि किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शेल का प्रयोग, आईवी फर्स्ट पर्सन, ये यहाँ पे ही है, ही शी, ही शी और इट इसलिए नहीं शामिल किया, वैसे इट भी ले सकते हैं क्योंकि अभी हमारी सोसाइटी इतनी नहीं है कि जिसमें कोई नॉन लिविंग थिंग चीज हेल्प कर सके। अब जैसे फॉरेन कल्चर में तो रॉबर्ट्स भी हैं, तो इसलिए वो इट यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। बाकी चाहो तो आप इट भी शामिल कर सकते हो प्रैक्टिकली बात करें। कुल मिला के थर्ड पर्सन, कुल मिला के थर्ड पर्सन है, लेकिन उस इस तरीके से यूज नहीं है ना कि घर घर में एलेक्सा, एलेक्सा। क्या हेल्प करेगा, वो आपकी बैग उठा लेगा आपके लिए। हाँ, ठीक है चलो आप। तो ये क्या है, जो देखो हमेशा याद रखना कि जो सेंटेंस आते हैं ना ग्रामेटिकल, वो बिल्कुल बिल्कुल उसी समय के नहीं आते। वो 2-5 साल पुराने सिनेरियो को वॉच करते हुए आते हैं। समझ गए ना? क्लियर है? ऐसा नहीं कि आज ही कोई चीज आई और आज ही उससे रिलेटेड सेंटेंस आ गए, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जीके का पेपर नहीं है, वो जीके के पेपर में आता है। ठीक है, ये ग्रामर का पेपर 2-5 साल पुराने सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है। लेकिन इतना यूसेज नहीं था ना, आज मेरे घर में ही नहीं है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है ना, इतना ज्यादा अपने डे टू डे लाइफ का हिस्सा नहीं है वो, कहने का मतलब है। ठीक है, आज आप एलेक्सा से थोड़ा ना कि बर्तन साफ करवा दो। देखो इधर आई वी, ही शी दे थर्ड पर्सन या किसी नाउन, नाउन भी थर्ड पर्सन का हिस्सा होता है। क्या क्या हो तो ये ऑफर और हेल्प को दर्शाएगा। कुछ सेंटेंस और देखेंगे हम इस रेफरेंस में। शेल वी वेट फॉर यू एट द स्टेशन, क्या हम आपके लिए स्टेशन पे रुके, तो शेल के साथ आई आ गया, शेल के साथ भी आ गया, आप हेल्प करने की ऑफर कर रहे हो। ठीक है, अगला, शेल वी हायर ए रिक्शा फॉर यू, क्या हम आपके लिए एक रिक्शा रुकवा दें या हायर करवा दें। और शेल राम बुक ए रूम फॉर यू, आप कल जा रहे हो दूसरे शहर में, तो राम को कह दूं आपके लिए एक होटल रूम बुक कर देगा। तो ये भी एक तरीके की हेल्प हो गई। ओके, अच्छा जी, अब ऑफर ऑफ हेल्प और एक सेंटेंस और दे रहा हूं मैं। ये तो चारों ऑफर ऑफ हेल्प हो गए, इन दोनों में पहले आप डिफरेंस सोचो। क्या ये भी ऑफर ऑफ हेल्प है क्या? तो कोई कॉफी वगैरह बना रहा होगा तो फिर कुछ होगा, फिर हाँ, तो ये भी ऑफर ऑफ हेल्प है क्या, या क्या है ये? ऑफर है ये भी, हेल्प नहीं है। ओके, ऑफर तो है, हेल्प नहीं है। कैसे पता चलता है कि हेल्प है या नहीं है? क्योंकि हेल्प एक ऐसी चीज होती है जो मुसीबत में की जाती है, या सुनो, हेल्प एक ऐसी चीज होती है जो मुसीबत में, जैसे कि सपोज करो वो पतला दुबला सा इंसान है और बैग ज्यादा है, तो आप उसकी हेल्प करो, थोड़ा मुसीबत आ गई उसके लिए। या फिर मान लो वो स्टेशन पे है, अकेला है, तो आपने उसकी वेट कर ली, मुसीबत है उसके लिए। या फिर उसको रिक्शा नहीं मिल रहा, आपने हायर करके देख ली, मुसीबत में आपने हेल्प कर दी। लेकिन मैं आपके लिए कॉफी बना दूं, तो कॉफी नहीं पिएगा तो कौन सा मर जाएगा? कॉफी पीना या ना पीना मुसीबत के क्षण थोड़ी ना हो सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं, सुनो ध्यान से। सपोज करो आप मेरे घर आए, अब मुझे नहीं पता कि आप क्या पीते हो, चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, दूध पीते हो, या पानी पी के निकल लेते हो, या जूस पीते हो, मुझे नहीं पता। तो मैं कैसे पता लगाऊं आप क्या पीते हो? तो एक ऑप्शन है, मैं चर्चित की मम्मी को फोन करूं, चर्चित क्या पीता है, लेकिन वो काफी लंबा प्रोसेस हो गया, फिर इसकी मम्मी को फोन करूं, फिर इसकी मम्मी को। तो फिर कैसे पूछेंगे हम, पता है कैसे पूछेंगे? चाय बना दूं, ऐसे ही पूछते हो, चाय बना दूं। अगर उसने यस कहा, दैट मीन्स इच्छा है उसकी, और उसने नो कहा, दैट मीन्स उसकी इच्छा नहीं है। समझ गए, यही तो होता है। हाँ, चाय कॉफी लोगे क्या, या चाय बना दूं कॉफी बना दूं, बोलो क्या बनाऊं। तो दूसरे की इच्छा जानने के लिए, दूसरे की इच्छा जानने के लिए अपन शेल मॉडल को इंटेरोगेटिव फॉर्म में यूज करेंगे, पर उस केस में शेल मॉडल के साथ 100% फर्स्ट पर्सन ही आ सकता है। जो थर्ड पर्सन का ऑप्शन ऊपर था ऑफर ऑफ हेल्प में, वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि दूसरे की इच्छा आप ही जानोगे, थर्ड पर्सन से थोड़ा ना जनवाओगे। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पे आई और वी आएगा। इस वाले केस में क्या आएगा, आई और वी। शैल आई प्रिपेयर ए कप ऑफ कॉफी फॉर यू। दूसरा सेंटेंस देख लो, पढ़ो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शैल का प्रयोग आई और वी के साथ कर रहे हो,
तो ये काम आप दूसरे की इच्छा जानने के लिए कर सकते हो, शैल के साथ आई और वी का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके। ठीक है, शेल वी गो विथ यू, क्या हम आपके साथ चलें। ठीक है, तो आप इच्छा जानना चाह रहे हो, आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते कि हम आपके साथ चलें, तो आपने इस तरीके से पूछा कि मैं भी चलूं। कई बार कहते हैं ना हम चलें क्या, हम चलें क्या आपके साथ। तो अगर उसको लेके जाना होगा, उसके मन में होगी तो कहेगा चलो, नहीं तो वो कुछ भी बहाना बना देगा, नहीं नहीं हम निकल लेंगे। ठीक है, समझ गए। ठीक है, चलिए आइए, तो शेल मॉडल के इंडिपेंडेंट यूजेस खत्म हुए, दो ही हैं, एक तो ऑफर ऑफ हेल्प, एक दूसरे की इच्छा जानना। ऑफर ऑफ हेल्प में सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, और दूसरे की इच्छा जानने के लिए सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ओनली एंड ओनली फर्स्ट पर्सन। अब विल पे आ जाइए, विल मॉडल के इंडिपेंडेंट यूजेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, दैट विल बी द लाइब्रेरी, वही लाइब्रेरी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने नए कॉलेज में एडमिशन लिया या स्कूल में एडमिशन लिया, और आप लाइब्रेरी ढूंढ रहे हो, बहुत देर से मिल नहीं रही आपको, है ना। आपने नए बच्चों से पूछा तो बच्चे तो फ्रेशर्स को घुमा देते हैं, फिर लाइब्रेरी की जगह वॉशरूम में भेज देते हैं, ऐसा भी होता है। तो आपने खूब ढूंढने की कोशिश करी, नहीं मिल रही। अब आपने कहा मैं खुद ही ढूंढ लूंगा, मेरे को किसी से पूछना नहीं है। तो आप ढूंढते गए ढूंढते गए ढूंढते गए, अचानक अचानक, हाँ ठीक है, अब ये भी डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है ना कि टीचर कौन है स्टूडेंट कौन है, कई कई स्टूडेंट टीचर बन के घुमा देते हैं। ठीक है, एनीवेज, तो आपने खुद खुद ही सोचा भाई हमें पता करता हूँ कि कौन है टीचर, और कौन है, कौन सी है यहाँ पे, कौन सी बिल्डिंग, कौन सा रूम यहाँ पे लाइब्रेरी का। तो आपको पूरे स्कूल में शोर सुनाई दे रहा था, कुछ ना कुछ बच्चों की पढ़ने की आवाज, खेलने कूदने की आवाज सुनाई दे रही थी, पर अचानक थोड़ी सी दूर आपको साइलेंस फील हुआ, साइलेंस फील हुआ। तो आपने क्या कहा कि यार यही लाइब्रेरी, ये जो आगे वाला कमरा है पक्का लाइब्रेरी है, यहाँ तो पिन ड्रॉप साइलेंस है। मैंने लैब ओपन कर रखी कौन है। होंगे, हाथी घोड़े होंगे मैंने वहाँ? लैब ओपन कर रखी है। अरे मतलब बच्चे नहीं हो उसमें। अरे लैब के अंदर भी थोड़ा बहुत शोर, थोड़ी बहुत आवाज होती है, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर बंद नहीं, कमरा खुला हुआ है, कमरे सारे ही खुले हुए हैं। हाँ, उसके अंदर कोई नहीं है। अब ऐसे तो फिर अलग अलग कैसे सोचे जाओ, ऐसा सोचो ऐसा सोचो ऐसा सोचो। जो मैं सिचुएशन सोच रहा हूँ उसमें फेरबदल ना करो, क्योंकि सिचुएशन तो कुछ भी हो सकती है। इस सिचुएशन से भी ये हो सकता है, आपकी सिचुएशन से भी ये हो सकता है। मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप नया एग्जांपल क्रिएट कर लो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, लाइकलीहुड, क्या बोलते हैं, लाइकलीहुड, यानी संभावित तौर से। ठीक है, संभावित तौर से यही बिल, ठीक है, क्लियर है। दैट विल बी द लाइब्रेरी। आगे, दैट विल बी द बुक यू हैव बीन लुकिंग फॉर, और यही वो किताब होगी जो आप इतनी देर से ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चर्चित लाइब्रेरी में जाके बहुत सारी किताबें देख रहा है ना, परेशान हो रहा है, और अचानक उसकी नजर एक किताब पे अटक गई, वो उसको देखे जा रहा है। अब दूर से कोई तीसरा इंसान देख रहा है, यार यही वो किताब है जिसको ढूंढ रहा था, मिल गई इसको, अब मिल गई इसको, है ना। दैट विल बी द बुक यू आर, तो वही लाइकलीहुड। ठीक है, पहला यूज क्लियर है, लाइकलीहुड को शो करने के लिए, लाइकलीहुड संभावित तौर से जो एक्शन हो। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक और चीज, लाइकलीहुड विल बी से ही शो होगा। लाइकलीहुड किससे शो होगा, मतलब इस बी के आगे और वर्ब्स अलाउड नहीं है, विल बी, मतलब ऐसे मान लो विल बी कैन शो लाइकलीहुड। ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट यूज विल मॉडल का, मतलब मुझे प्लीज क्लोज द डोर। क्या एक्शन, मतलब सेंस कैसा है इसके अंदर रोज। अरे ट्रांसलेशन नहीं कह रहा हूँ, सबको आ गया समझ में, यूज बताओ कैसा यूज है इसमें विल मॉडल का। हाँ, वो भाव बताओ। गेट बंद करने की भावना कराने की भावना। अरे इसमें एक्शन चेंज करो तो, गेट बंद करने में क्यों अटक गए आप, हाँ बोलो। रिक्वेस्ट, कैसी रिक्वेस्ट है ये, करने की दरवाजा। फॉर्मल रिक्वेस्ट, कैसी रिक्वेस्ट है ये, याद रखना, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए अपन हमेशा विल मॉडल यूज करेंगे, साथ में प्लीज वर्ड को भी इस्तेमाल करेंगे या काइंडली वर्ड को इस्तेमाल। देखो जो हम मे कहते हैं उसको परमिशन कहते हैं, समझ गए। परमी माइट मॉडल तो उसी का पास फॉर्म है यार, रिमोट। ऐसे भी तो बोलते हैं मैं प्लीज क्लोज द डोर। मे यू प्लीज क्लोज द डोर नहीं बोलते बेटा, मे आई कमी नहीं बोलते हैं, परमिशन मांगने के लिए मे मॉडल। अब वो करने में तो आप देखो, स्पोकन लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज दो अलग अलग बातें होती है ना। स्पोकन लैंग्वेज में तो उसका लैंग्वेज का पूरा कचूमर निकाल के कुछ भी बोल लो, सामने वाले बात समझ गया, बस वो ग्रामेटिकल एरर थोड़ा, आपने कुछ मेरे को बात बोली, मैं आपकी बात समझ गया, तो मैं थोड़ा ना आपको रोक के कहूंगा पहले ग्रामर सही कर तभी सुनूं तेरी बात। स्पोकन लैंग्वेज अलग अलग चीज हो गई। रिटन लैंग्वेज में जो रूल्स बने हुए उसको फॉलो करना होता है। तो विल मॉडल रिक्वेस्ट को शो करेगा फॉर्मल को, और मे मॉडल परमिशन को शो करेगा फॉर्मल को। समझ गए अभी, रिक्वेस्ट और परमिशन में अंतर समझते हैं, बस वही अंतर है। पर फॉर्मल रिक्वेस्ट में प्लीज और काइंडली वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसको ध्यान रखना। फॉर्मल रिक्वेस्ट में किसको इस्तेमाल किया जाता है,
तो यहां से हिंट मिल गया, जिस सेंटेंस में प्लीज और काइंडली है उसमें विल मॉडल लगा के ही रिक्वेस्ट पूछी जाएगी, और कोई मॉडल नहीं लगाएंगे। अच्छा, रिक्वेस्ट लगाने के लिए, रिक्वेस्ट पूछने के लिए एक मॉडल और इस्तेमाल हुआ था, लगे हाथ उसको भी रिवाइज करो ताकि यही डिफरेंस क्लियर हो जाए। नहीं, कैन मॉडल से रिक्वेस्ट नहीं थी, कैन मॉडल सेकंड परमिशन थी ना। कुड मॉडल, कुड मॉडल को इंटरोगेटिव फॉर्म में यूज करके हम रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन वो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट थी, और यहाँ पे फॉर्मल रिक्वेस्ट है। वो क्या थी? इनफॉर्मल। ये कैसी थी? तो ऐसे अपने माइंड के अंदर ये टेबल बनाओ, कुड और विल की लड़ाई है। कुड क्या करेगा? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। विल क्या करेगा? फॉर्मल रिक्वेस्ट। फॉर्मल रिक्वेस्ट प्लीज या काइंडली वर्ड के साथ आएगी। ओके, चलें नेक्स्ट। विल यू अकम्पनी अस? बोलो, क्या आप मुझे कंपनी देंगे? अकम्पनी मतलब कंपनी देना, ठीक है। बोलो क्या है ये, किस प्रकार का यूज है ये? विल यू अकम्पनी अस, क्या आप मेरे साथ चलोगे, या क्या आप मुझे कंपनी दोगे? वही, एक तरीके से हम किसी से उसकी इच्छा जान रहे हैं, या फिर हम उसको डायरेक्टली नहीं बोल रहे हमसे हमारे साथ चल, पर हम उसको इंटेरोगेटिव, मतलब वो एक तरीके से दूसरे की इच्छा जानना। ठीक है, सेंटेंस एक और देख लो। विल यू कम टू डिनर? बोलो, अब क्लियर हो जाएगा ये कौन सा यूज है। क्या आप डिनर पे आ रहे हो? तो एक्चुअली नहीं पूछ रहा, आप खुद सोचो, दोनों सेंटेंस में क्या भाव है? इच्छा जानना से भी एक वर्ड और है, जिसको अपन कहते हैं इनविटेशन, आमंत्रण। इन बोथ वेज वी कैन यूज विल। देखो ठीक है ना, इनविटेशन एक तरीके से फॉर्मल इनविटेशन तो रिटर्न होता है, शादी का कार्ड छपवा के भेज दिया है ना, वो होता है फॉर्मल इनविटेशन। तो जनरली स्पोकन लैंग्वेज में इनफॉर्मल इनविटेशन ही होता है। जैसे आपने खाना, आप एक हाउसवाइफ हैं, आपने खाना बना दिया, अब आप पूरे घर को इनवाइट कर रहे हो कि आ जाओ डिनर पे आ जाओ, तो आप वो निमंत्रण इंटरोगेटिव फॉर्म में कह रहे हो कि विल यू ऑल कम टू डिनर। ठीक है, विल यू ऑल कम टू डिनर, क्या आप सब लोग डिनर पे आ रहे हैं? तो कोई मना थोड़ा ना करेगा, एक तरीके से आमंत्रित होगा सब। ठीक है, सो इनविटेशन हम विल मॉडल से शो करेंगे इंटरोगेटिव फॉर्म में। नेक्स्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। बॉयज विल बी बॉयज, इसका मीनिंग बताओ पहले तो। लड़कियां लड़की रहेंगी। तो वो तो सबको पता है, लड़के लड़के ही रहेंगे, लड़के लड़कियां थोड़ा ना हो सकते हैं। तो मीनिंग अभी समझ में नहीं आया, ये एक तरीके से इंग्लिश की कहावत है, इसका अंदरूनी भाव बताओ। हाँ, मैन विल बी, मैन में भी अंदरूनी भाव बता दो, किसी में बता दो। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे बॉयज का मतलब केवल बॉयज से नहीं है, यहाँ पे बॉयज का मीनिंग है चिल्ड्रन से। किससे? बच्चों से। बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे, ठीक है। अपन बच्चों को कितना भी समझा दें, थोड़ी देर सुन लेंगे, उसके बाद फिर वही अपनी वापस औकात पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बॉयज का मतलब चिल्ड्रन है, पहली चीज। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बॉयज ही शामिल है, यहाँ पे गर्ल्स भी शामिल है, छोटे बच्चे बच्चियां या फिर आपके एज के मान लो, ठीक है ना। बॉयज विल बी बॉयज का मतलब है कि वो उनकी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, जो उनको करना है वो तो वो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखो और फिर बताओ यूज। एक्सीडेंट्स विल हैपन, कुछ भी कर लो, एक्सीडेंट्स तो होंगे ही होंगे। चाहे से, हाँ, चाहे से ऋषभ पंत मर्सिडीज में ही क्यों ना घूमे, फिर भी उसका एक्सीडेंट हो ही जाता है ना। और नहीं होने वाले का मोटरसाइकिल पे भी नहीं होता है, नहीं होने वाले का साइकिल पे भी नहीं होता है। सो इट इज नॉट कि आप लग्जूरियस हो तो आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। इस चीज को अपन क्या कहते हैं? इस, अब क्या खतरनाक, हाँ हाँ, क्या खतरनाक बताने, क्या एक्सीडेंट तो सारे खतरनाक ही होते हैं, कौन सा आरामदायक एक्सीडेंट होता है? इधर वो क्या है, लैम्बोर्गिनी लैम्बोर्गिनी। ठीक है, तो वो सारे, वो लैम्बोर्गिनी का भी हो सकता है ना, मर्सिडीज का भी हो सकता है, और साइकिल का भी हो सकता है, पैदल चलने वाले का भी हो सकता है। तो अब आप ये सुनिए, अब ये आप ये सोचिए इसके पीछे क्या भाव है कि होंगे ही होंगे। क्या भाव है इसके पीछे? कौन सा यूज? नेचुरल। तो जो चीज नेचुरल होगी ही होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अटल। कुछ जानबूझ के करने वाले एक्शन को तो फिर विल शेल के फ्यूचर टेंस से शो करेंगे ना, भाई ये काम होना है, फैक्ट बता रहे हो आप, ये काम हम करेंगे, जानबूझ के करना तो वही करेंगे। कुछ ऐसा एक्शन है जिनको हम टाल नहीं सकते, ठीक है। कुछ, हम नहीं मान रहे, तुम दोनों बाहर करो, नहीं ओनली ये। आप भी शामिल हो इक्वली, अपने आप को ज्यादा वो मत समझो। अच्छा, आप कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन आपके एक्शंस इक्वली इन्वॉल्व है उसके अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं देख नहीं रहा हूं।
ये यूएसबी केबल उसकी जेब में आप ही डाल रहे थे, मैं नहीं डाल रहा था, या वो खुद नहीं डाल रहा था, सब दिखता है मुझे। ऐसे मत सोचो कि मैं बोलता नहीं हूँ तो वो इग्नोर कर देता हूँ कि ठीक है अभी अभी कर रहा है मस्ती, अभी आ जाएगा लाइन पे। ठीक है, तो इतना मासूम मत प्रेडिक्ट किया करो भाई, मैं तो सबसे बड़ा मासूम हूँ, शैतानी बाकी लोग हैं। अभी इधर देखो, अटलता को शो करने के लिए इंग्लिश में बोलते हैं इनएविटेबिलिटी। एविटेबल जो टल सके, एविटेबल स्पेलिंग देखो, एविटेबल जो टल सके, और इनएविटेबल जो अटल हो, जो टल नहीं सकता। तो एक्सीडेंट्स का होना एक अटल चीज है, आप कितने भी सिक्स वेज बना दो, एक्सप्रेस हाईवेज बना दो, लग्जूरियस गाड़ी बना दो, एक्सीडेंट अगर वहां पे लिखा हुआ है उसकी किस्मत में होना, तो वो तो होके ही रहेगा। फिर चाहे से वो बहुत ही प्रतिष्ठित क्रिकेटर ही क्यों ना हो, तो होना है उसके साथ, तो वो करेगा, अटल है। तो बॉयज बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे, आप कितना भी समझा दो, अटल है वो तो शैतानी करेंगे ही, उनके नेचर में वो शैतानी करना, ठीक है ना। क्लियर है। तो अटलता किससे शो करोगे आप, किससे शो करोगे, वेल मॉडल से शो करोगे। ठीक है, चले नेक्स्ट, अब बताओ वेल मॉडल के क्या क्या इंडिविजुअल यूजेस थे। सबसे पहला, फिर एक मॉडल और करेंगे, क्या था, लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड है ना। दूसरा, संभावित तौर से कोई एक्शन बताएं। दूसरा, इनविटेशन देना इंटरोगेटिव फॉर्म में, जो सबसे मेन यूज तो बताओ, फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट एंड यूज्ड विद काइंडली एंड प्लीज वर्ड्स। ठीक है, इनएविटेबिलिटी, इनएविटेबिलिटी अटलता को शो करने के लिए, ठीक है, और इनविटेशन हमने काउंट कर ही लिया। तो ये हो गया, ये हो गया, चार मॉडल्स हो गए आज के। कौन कौन से में, मस्ट, ऑट टू, विल, शैल, एक और करेंगे शुड लास्ट, फिर बाकी के जो कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, शुड मॉडल बड़ा आसान है, शुड और वुड बसते हैं, शुड और वुड बस, कुड किया था कल तो, कैन का कुड किया था। अब शुड और वुड क्या होंगे, पास्ट फॉर्म ऑफ शैल और विल होंगे। तो शुड मॉडल का पहला यूज तो यही है कि शैल मॉडल की सेवा करो, शैल मॉडल की सेवा करो, जब जब वो पास्ट में आ जाए आप आ जाना उसकी जगह पे। क्या, क्या, बता तो दिए विल शैल, सबसे पहले शैल ही तो बताए। ऑफर ऑफ हेल्प क्या था, है ना, ऑफर ऑफ हेल्प, और दूसरे की इच्छा जानना शैल के थे, और विल के बता दिए हमने इंडिविजुअल यूसेस। अब इधर दो, शुड, शुड मॉडल का पहला है कि ये भैया शेल मॉडल की सेवा करता है, पास्ट फॉर्म ऑफ शेल है, ये इसका पहला यूज है। जैसे कि एक सेंटेंस ले लेते हैं पहले इसी को, फिर इसके इंडिविजुअल यूसेस की तरफ चलेंगे। ठीक है, आई शैल अटेंड हिज पार्टी, मैं उसकी पार्टी अटेंड करूंगा, आप सिंपली एक फैक्ट बता रहे हो। लेकिन अगर आप इसके इर्द गिर्द पास्ट एक्शन जोड़ दें, इधर या इधर, तब ये शैल क्या हो जाएगा, शुड। कैसे, जैसे कि उसने मुझे बताया कि वो पार्टी अटेंड करेगा, जैसे कि ये सिंपली एक फ्यूचर एक्शन है। ही सेड दैट, देखो, ही सेड दैट, आपने इसके आगे क्या फिक्स कर दिया, ही सेड दैट, उसने मुझे बताया। तो जो आई शैल अटेंड द पार्टी था, अब वो आई शुड अटेंड द पार्टी हो जाएगा। दैट मीन्स आप फ्यूचर एक्शन को पास्ट में ले गए, जब बोल रहे थे तब वो फ्यूचर एक्शन था, लेकिन ये बात पास्ट में कही गई थी। ठीक है, तो फ्यूचर को पास्ट में लेके जाने का तरीका है, आप मॉडल्स की पास्ट फॉर्म यूज करो, शेल का क्या कर दो, शुड कर दो। ठीक है, पास्ट फॉर्म ऑफ शेल। अब इंडिविजुअल यूसेस के बारे में बात करें, चलिए आइए। ये वो वाला यूज है जिसके लिए ये बना है, और आज जब मस्त, एडवाइस, एडवाइस या फिर सजेशन के लिए शुड, एडवाइस लेना या एडवाइस देना, अभी तो ले रहा है। विच बुक शुड आई रीड ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक पे सर मैं कौन सी किताब पढूं, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, उसको उस पर अमल करना ना करना आपका काम है, करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। मस्ट मॉडल होता तो करना ही पड़ता, है ना, लेकिन शुड मॉडल है, ये सजेशन है, जस्ट एडवाइस है, इंफैटिक एडवाइस नहीं है। ओके, इसका आंसर दे दिया। जैसे टीचर ने कहा कि बेटा इस टॉपिक पे आप ये वाली किताब पढ़ लो, टू सीक एडवाइस, एडवाइस लेने के लिए, यू शुड रीड हॉर्न बायस गाइड टू पैटर्न्स एंड यूसेज, ये बुक का नाम है ना, गाइड टू पैटर्न्स एंड यूसेज इन इंग्लिश, इस टॉपिक पे आप ये किताब पढ़िए, ये आपको हेल्प करेगी। तो ये एडवाइस दे रहे हो आप, हॉर्न बाय के द्वारा लिखी हुई, हाँ, हॉर्न बाय के द्वारा लिखी हुई ये किताब आप पढ़, समझ गए। तो एडवाइस देना या लेना के लिए शुड मॉडल, और शुड मॉडल इसलिए ही बना है, मेन यूज इसका यही है, एडवाइस लेना या देना। मस्ट मॉडल किसके लिए बना था, कंपलसरी एडवाइस या कंपल्शन के लिए। शुड मॉडल किसके लिए बना है, सरल सी एडवाइस, जिस पे आप अमल करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, ना सामने वाले को फर्क पड़ता है ना करने वाले को फर्क पड़ता है। ठीक है, चले आए नेक्स्ट, टू गिव एडवाइस, टू सीक एडवाइस, टू गिव एडवाइस, यू शुड कंसल्ट ए गुड फिजिशियन, आपको एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, भी एडवाइस है। ठीक है, ये ऐसा थोड़ा ना कि दिखाई सही तू,
नहीं दिखाएगा तो मेरा कौन सा कुछ बिगड़ेगा। जैसे सपोज करो आपको बुखार है, मैंने कहा यार डॉक्टर को दिखाओ, तो मैंने एडवाइस देके छोड़ दिया, तो मैं यू शुड कहूंगा, यू मस्ट नहीं कहूंगा। यू मस्ट कब कहूंगा? यू मस्ट कहने का मतलब है जाके दिखाएगा ही दिखाएगा। नहीं दिखाएगा तो मैं तेरे घर पे आके पूछूंगा, है ना। ऐसी कोई एडवाइस हो तो फिर वो मस्ट मॉडल के साथ यूज होगी, ठीक है। यू शुड रीच द ऑफिस इन टाइम, आप किसी को उसकी ड्यूटी याद दिला रहे हो, मॉरल ऑब्लिगेशन, ठीक है ना। भाई ऐसा ऑब्लिगेशन जो मॉरल हो, जो लॉफुल ना हो। लॉफुल क्या होता है? जो नियम कायदे से हो, उसके लिए तो मस्ट मॉडल है। और एक होता है मॉरल, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है ना, बस मॉरलिटी है कि यार ऐसा करना चाहिए, अच्छी बात होती है, तो उसमें अपन शुड मॉडल यूज करेंगे। और जो लिखित में है भाई साहब, रूल्स में लिखा हुआ है, रेगुलेशंस में है, तब मस्ट मॉडल यूज करेंगे। समझ गए ना? क्लियर है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि एक दुकानदार है, उसका स्टाफ होता है। अब उसके स्टाफ को उसको टाइम पे बुलाना है, तो टाइम पे बुलाना है तो कहीं कोई लिखित में है क्या उसके लिए? उसको तो वो ऐसे ही कहेगा यार टाइम पे आ जाएगा भाई। लेकिन मान लो एक कंपनी है, अब कंपनी में तो हर चीज लिखित में होती है, 5 मिनट लेट हो गए तो इतनी सैलरी कट जाएगी, वहां पे मस्ट मॉडल यूज हो। वो लॉफुल ड्यूटी है, ये मॉरल ड्यूटी है। समझ गए? ओके, नेक्स्ट। अब एक शुड मॉडल का एक इंपॉर्टेंट यूज आने वाला है, देखना। यू शुड हेल्प द पुअर, ये वही मॉरल ऑब्लिगेशन है, आप करो तो ठीक। मॉरल ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन कह लो। आप करो तो ठीक, ना करो तो ऐसा नहीं है कि पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, है ना। भाई गरीबों की सहायता करना अच्छी बात है, नहीं करोगे तो ऐसा थोड़ा है कि आपके खिलाफ केस हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, ये यूज को ध्यान से देखो। इसको पढ़ने से पहले अभी अपन ने, हाँ, अपन ने पर्पस के बारे में कल बात करी थी। पर्पस, पर्पस शो करने के लिए कल अपन ने एक मॉडल और एक कनेक्टर का इस्तेमाल किया था, किसी को याद है? कल की क्लास में बोलो। सो दैट तो कनेक्टर था, और उसके साथ मॉडल का कनेक्शन क्या था? मे का। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि जरूरी नहीं है सो दैट से ही पर्पस शो हो, लेस्ट से भी पर्पस शो हो सकता है, लेकिन अगर लेस्ट आ गया तो फिर मे की जगह। ये रखे रखाए यूजेस हैं, रखे रखाए क्वेश्चन हैं ये, अभी बता रहे हैं ना। सो दैट के साथ में, लेस्ट के साथ शुड। सो दैट के साथ में, लेस्ट के साथ शुड। सो दैट का मतलब होता है ताकि, पर्पस बता रहे हो। लेस्ट का मतलब होता है ताकि नहीं, इसके अंदर लेस्ट के अंदर सो दैट प्लस नॉट जुड़ा हुआ रहता है। क्या कहा मैंने? सो दैट और नॉट यानी नेगेटिव पर्पस जुड़ा हुआ रहता है। सेंटेंस पढ़ो, रन फास्ट, तेज भागो, ताकि आप ट्रेन मिस कर दो या नहीं कर दो। नहीं करो। मिस नहीं करो। ऐसे थोड़ा ना कहोगे कि यार तेज भाग ताकि ट्रेन मिस हो जाए ऐसे कहोगे क्या? ताकि ट्रेन मिस ना हो। तो यहाँ पे देखो नॉट नहीं लिखा हुआ, क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि इसके अंदर छुपा हुआ है। तो लेस्ट जहां पे भी लिखा हुआ आ जाए, LEST लेस्ट, तो वहां पे दो एरर्स बनती हैं। पहली एरर, उसके साथ मॉडल क्या यूज हो रहा है। दूसरी एरर, उसके उसके साथ नॉट नहीं होना चाहिए अगले क्लॉज में, उस पर्पस के अंदर नॉट वर्ड छुपा हुआ है, तो आपको आगे होके नहीं लिखना है। आपने आगे होके लिख दिया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। समझ गए? इसके अंदर एक नोट छुपा हुआ था, आपने नोट और मिला दिया, ठीक है ना। तो वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अपने को नेगेटिव पर्पस शो करना है तो आप लेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। याद हुआ? सो दैट के साथ में, लेस्ट के साथ शुड, दोनों क्या शो करेंगे? पर्पस। लेस्ट क्या शो करेगा? नेगेटिव पर्पस, इसलिए उस पर्पस में नेगेटिव एडवर्ब नहीं होना चाहिए। नॉट की बात नहीं है, कोई भी नेगेटिव एडवर्ब नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हार्डली जो अपन ने एडवर्ब चैप्टर में सीखे थे, हार्डली, स्कार्सली, ठीक है, एस टाइप के, रेयरली, इस टाइप के नेगेटिव एडवर्ब भी वहां पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हो चुका है हमारा लेस्ट मॉडल, ये सॉरी शुड मॉडल करीब करीब। पर्पस शो कर रहे हो। यदि किसी सेंटेंस में शुड का प्रयोग लेस्ट के साथ किया गया हो तो वो क्या दर्शाता है? पर्पस दर्शाता है। और कल की क्लास में हमने सीखा था मे के साथ सो दैट का प्रयोग हो तो भी वो क्या दर्शाता है? पर्पस दर्शाता है, ठीक है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, हार्ड वर्क करो ताकि आप फेल ना हो। इसका मीनिंग ये नहीं है कि हार्ड वर्क करो ताकि आप फेल हो जाओ, या तो, हाँ, देखो उस सेंटेंस, देखो मेरी बात सुनो, हार्डवर्क करो, मेरी बात तो सुनो, हार्डवर्क करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ये इस सेंटेंस में आप अगला सेंटेंस जो क्लॉज है वो पर्पस रूप में नहीं शो कर रहे हो, आप एक फ्यूचर एक्शन के रूप में शो कर रहे हो कि ये काम कर लो नहीं तो ये काम हो जाएगा। उस सेंटेंस में अपन ना तो लेस्ट यूज करेंगे ना ही शुड यूज करेंगे, क्योंकि पर्पस बता ही नहीं रहे हो, उसमें अपन यूज करेंगे अदरवाइज। तो अब आपने कंजंक्शन चैप्टर जो मिस किया ना, इसमें इसी चीज का डिस्कशन होता था कि पर्पस की तरह कैसे शो करते हैं और अदरवाइज करके कैसे शो करते हैं। अगर आप अदरवाइज लगाते हो तो आप कोऑर्डिनेटर लगा रहे हो, और अगर आप लेस्ट लगा रहे हो तो आप सबऑर्डिनेटर लगा रहे हो। दो तरह के कंजंक्शन होते हैं हमेशा।
ठीक है ना, क्लियर है। अब मिस हो गया तो अब गर्मियों की छुट्टियों में आना, ठीक है। हाँ मतलब जो आपके टॉपिक के बाद आ जाना पढ़ा देंगे, क्योंकि अब, हाँ बोर्ड्स का, क्योंकि अब जो शुरू टाइम का बचेगा वो तो अभी स्लो में हो जाता तो हो जाता, अब ना मेरा इंटरेस्ट आएगा, छूटी हुई चीज का इंटरेस्ट फिर इतना जल्दी क्रिएट नहीं होता, और ना ही आपका पर इंटरेस्ट आएगा क्योंकि आपके बोर्ड में नहीं आ रहा। ठीक है। अब देखो, अपन कह ही नहीं सकते कि कोई चीज बोर्ड में नहीं आ रही, इनडायरेक्टली तो आती है। अब ये लेस्ट आ गया, इसमें ये कंजंक्शन ही तो है, सो दैट आ गया, कंजंक्शन ही तो है। ठीक है, दैट्स इट। तो कितने मॉडल यूज हुए, बस भागने की जल्दी है, बस पकड़ के रखा है मैंने चेन से, बस चेन खोला, और जैसे नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, आपने देखा है तबेला, तबेले में घोड़े को बांध के रखते हैं, जैसे ही घोड़ा खोलते हैं ऐसे भागता है वो। हाँ ऐसा ही है? हाँ बताओ, कौन कौन से मॉडल कवर किया, जल्दी बोलो। सबसे पहले कैन आज कवर किया, हाँ आज 5 मॉडल कवर किए। पहला क्या था, मस्ट। मस्ट मस्ट मेन मेन यूज बता दो, क्योंकि एक्स्ट्रा यूजेस तो फिर और भी हैं। मेन मेन मस्ट मॉडल का मेन यूज क्या है, कंपल्शन या फिर नेगेटिव कंपल्शन, जिसको प्रोहिबिशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मस्ट के बाद विल शेल, अगर करेक्ट कॉम्बिनेशन में यूज हो। करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, शेल के साथ फर्स्ट पर्सन और विल के साथ सेकंड और थर्ड पर्सन, ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर करेक्ट कॉम्बिनेशन में यूज हो तो फ्यूचर एक्शन बता रहे हो सिंपली बस, और अगर इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है तो फ्यूचर एक्शन के साथ कुछ प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन जैसा या थ्रेट जैसा कोई भाव बता रहे हो। इंडिविजुअल यूज की बात करते हैं, शेल के 2 इंडिविजुअल यूजेस थे, ऑफर ऑफ हेल्प, दूसरा दूसरे की इच्छा जानना। ठीक है, ऑफर ऑफ हेल्प में शेल मॉडल के साथ कौन कौन सा पर्सन आएगा, फर्स्ट और थर्ड। दूसरे की इच्छा जानने के लिए शेल के साथ केवल फर्स्ट पर्सन आएगा। शेल मॉडल का इंडिविजुअल यूज खत्म। विल मॉडल का इंडिविजुअल यूज बताओ। एक तो लाइकलीहुड, लाइकलीहुड, और दूसरा, दूसरा बताओ दूसरा। फॉर्मल रिक्वेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके साथ प्लीज और काइंडली भी लगाएंगे, प्लीज और काइंडली भी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप शुड, जो लास्ट में अपन ने सीखा, यही सीखा था। और टू को तो मस्ट का सिनोनिम की तरह यूज करना है, उसका कुछ खास ध्यान नहीं रखना, एक और टू और एक यूज टू बहुत सरल है ना। आ जाओ, अब आ जाओ शुड। शुड मॉडल का सबसे मेन सजेशन या एडवाइस, सजेशन या एडवाइस, मांगना देना। ठीक है, दूसरा पास्ट फॉर्म ऑफ शेल, शेल की पास्ट फॉर्म है ही सही। और अभी और कुछ, और हमने एक इंपॉर्टेंट यूज देखा, पर्पस दर्शाने के लिए। पर्पस दर्शाओगे तो शुड का कॉम्बिनेशन लेस्ट के साथ आएगा, उस जिसका मतलब होता है नेगेटिव पर्पस को दर्शाना। अब कल की क्या शेड्यूल है हमारा, वुड, we will cover it in 5 to 7 minutes, then used to we will cover it in 1 minute। ठीक है इतना सा एक ही यूज है ना। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करेंगे नीड और डेयर, आधे से पौन घंटा उसको डिस्कस करेंगे, और कल की तारीख में मॉडल खत्म करके परसों मॉडल्स का टेस्ट है। एक्सरसाइज है ही इतनी की टेस्ट लेके एंड टू एंड सॉल्व कर दे, या फिर आपके पास कोई एक्सरसाइज हो तो आप ला सकते हैं टेस्ट के बाद, इफ यू वांट, ओके। तो परसों टेस्ट कंफर्म है, परसों टेस्ट कंफर्म है, रेडी रहना, ओके। और कल की क्लास में आना कंपलसरी है, यू मस्ट कम टू क्लास। ठीक है ना, ऑब्लिगेशन लगा रहा हूं मैं, शुड नहीं कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, मस्ट टुमारो। ठीक है ना, इन ऑर्डर टू पास डे आफ्टर टुमारोज एग्जाम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।